हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इस सब्जेक्ट पे मेरा 10th लेक्चर वीडियो है। 9 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ये 5 स्टेजेस का एक प्रोसेस है जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड मैं मार्क करूंगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर का। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि पिछले 9 लेक्चर वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक हैं जो मैं बहुत डिटेल में पिछले 9 लेक्चर वीडियोस में आपको पढ़ा चुकी हूं। तो जरूर एक बार पिछले जो 9 लेक्चर वीडियोस हैं वो भी जरूर रेफर करिएगा। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो कंज्यूमर जो होता है जब ये बाइंग डिसीजन कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का जो डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन एट रैंडम या मतलब अचानक भी वो डिसीजन नहीं होता है। देयर इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है ये 5 स्टेजेस से कंज्यूमर कह लीजिए पास थ्रू होता है जब वो कोई डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को खरीदने का। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेजेस क्या है ये थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम एक एक स्टेज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ठीक, दूसरी स्टेज क्या है, इंफॉर्मेशन सर्च। तीसरी क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। एंड फोर्थ इज परचेज डिसीजन एंड फिफ्थ इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं जिनसे एक कंज्यूमर पास थ्रू होता है। राइट, तो आप देखिए परचेज डिसीजन कहां पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो बाइंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली में जब कंज्यूमर परचेज का डिसीजन लेता है उससे बहुत पहले बाइंग का कह लीजिए प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम कोई सामान खरीदते हैं तो अचानक ही हम नहीं खरीद लेते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो उससे पहले से शुरू हो जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाइंग प्रोसेस स्टार्ट लॉन्ग बिफोर द एक्चुअल परचेज, यानी एक्चुअल परचेज से बहुत पहले जो बाइंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। राइट, और एक बात और मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोली थी कि हर प्रोडक्ट, देखिए हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट, घर की चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जितने भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट इन 5 स्टेजेस से होके गुजरे। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे नहीं, या इसमें से बीच के कुछ स्टेप जो है स्किप होंगे, ऐसे भी होंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ कि घर की जो ग्रोसरी है, जो महीने का सामान है, राशन है, किचन की चीजें हैं, चीनी, शुगर, नमक, ये सब चीजें जो हैं, क्या हम हर बार इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं? क्या हर बार हम और जितने भी ऑल्टरनेटिव है उनको इवेलुएट करते हैं? नहीं। तो वो जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जहां पे हमने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की, उसके बाद हमने परचेज डिसीजन लिया क्योंकि हम वो सामान हर महीने खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए हम प्रॉपर पूरे 5 स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए अब एक एक जो स्टेजेस है ना इनको अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली स्टेज 1 क्या है, प्रॉब्लम या कह लीजिए नीड रिकॉग्निशन। सबसे पहले तो कंज्यूमर सामान खरीदेगा क्यों, जब उसको जरूरत होगी ना। नीड रिकॉग्निशन यानी सबसे पहले तो कंज्यूमर ये पहचानेगा कि हमें इस चीज की जरूरत है कि नहीं, या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ही तो हम ढूंढ रहे होते हैं। अगर मैं अपने जिस लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर जिस लैपटॉप पे काम कर रही हूँ उसकी शायद मेमोरी कम है, या वो शायद अगर इतना एडवांस लैपटॉप नहीं है और मुझे प्रॉब्लम अराइज कर रही है उस पर काम करने में, तो ये क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। मैंने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया कि इस पे काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। या अगर मोबाइल कोई आउटडेटेड है तो उसमें काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब कंज्यूमर रिकॉग्नाइज करता है तभी कुछ नया परचेज करने के लिए सोचता है। अगर उसको एग्जिस्टिंग चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तभी वो कुछ नया परचेज करने का सोचता है, या अगर उसे कुछ जरूरत महसूस हो रही है। जैसे अगर मुझे लैपटॉप में दिक्कत हो रही है तो मुझे जरूरत महसूस होगी कि मैं कोई नया एडवांस लैपटॉप लूं। ठीक है, तो वही स्टेज 1 है, प्रॉब्लम या नीड रिकॉग्निशन। तो देखिए मैंने लिखा है द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स, बाइंग प्रोसेस शुरू होता है जब बायर रिकॉग्नाइज करता है अ प्रॉब्लम या नीड। जब बायर रिकॉग्नाइज करता है कि प्रॉब्लम आ रही है, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए या मुझे जरूरत है, तब वो बाइंग का प्रोसेस शुरू करता है। एंड ये जो नीड है कैसे ट्रिगर होती है, किसी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली से ये नीड ट्रिगर होती है। ठीक है, एंड एक चीज और है कि यहाँ पर मार्केटर, ये जो कंपनी है ना, अब उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि कौन से ऐसे ट्रिगर है जिससे ये जो पर्टिकुलर नीड है ये ट्रिगर होती है। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मुझे ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुई कि मेरा जो लैपटॉप है वो आउटडेटेड हो गया, उसकी मेमोरी कम है, तो मुझे काम करने में दिक्कत आ रही है। तो यानी इसका मतलब है कि कंपनीज को आइडेंटिफाई, पहचानने की जरूरत है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंज्यूमर को, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या कौन कौन सी जरूरतें हैं जो ट्रिगर कर रही हैं कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस शुरू करे। तो ये कंपनी को, मार्केटर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, एंड उसके लिए मार्केटर जो है इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं, कंज्यूमर्स का इंटरव्यू लेते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिससे मार्केटर को पता चलता है कि कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस शुरू करता है। ठीक, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं एडवांस कंप्यूटर या एडवांस लैपटॉप या मोबाइल वगैरह मुझे अगर परचेज करना है, ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। चलिए, स्टेज 1 ये हो गया कि प्रॉब्लम या नीड रिकॉग्नाइज की। दूसरी स्टेज क्या है? अब कंज्यूमर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। मैंने पहली स्टेज में ये तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझे एडवांस लैपटॉप की जरूरत है, ठीक। अब मैं क्या करूंगी? जाके डायरेक्टली खरीद लूंगी मार्केट से? नहीं, अब मैं क्या करूं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है ना, मतलब तो इसलिए अब मैं क्या, और ये हम डेली डेली नहीं खरीदते हैं, ये कोई घर की ग्रोसरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, तो इसलिए अब मैं सेकंड स्टेज पे जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? इंफॉर्मेशन सर्च करूंगी। तो एक नीडी कंज्यूमर जो होता है, अब सेकंड स्टेज में नीडी कंज्यूमर इंक्लाइन टू सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अब वो और इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश, गैदर करने की कोशिश करता है जो भी प्रोडक्ट वो खरीदना चाह रहा है उसके बारे में, ठीक। इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? अब मैं कहां कहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ? मुझे लैपटॉप खरीदना है, एडवांस लैपटॉप जिसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अच्छा हो, तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगी? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या होंगे? कुछ कुछ लोगों से बात करूंगी, अपनी फैमिली, फ्रेंड, नेबर, मेरे कलीग्स, उन लोगों से बात करूंगी अगर उनके पास ऐसा लैपटॉप है, या मैं कुछ कॉमर्शियल्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, न्यूज़पेपर या कहीं और एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, या वेबसाइट्स वगैरह है, या किसी सेल्स पर्सन से, डीलर से, ठीक है, या कोई पैकेजिंग है उसके डिस्प्ले वगैरह पे मैं उस प्रोडक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। या फिर मास मीडिया या एक्सपेरिमेंशियल, मतलब मैं एग्जामिन, मतलब अगर मेरे किसी कलीग या फ्रेंड के पास है तो मैं उसको, प्रोडक्ट को यूज करके, एग्जामिन करके, हैंडल करके देखूंगी कि मैं, मतलब मुझे जो चाहिए वो मतलब सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड स्टेज, इंफॉर्मेशन सर्च करूंगी मैं, ठीक। तो बाइंग प्रोसेस का दिस इज द सेकंड स्टेज। अब इसके बाद तीसरा स्टेज क्या होगा? तीसरा स्टेज है कि अब मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं क्या करूंगी? तीसरे स्टेज में कंज्यूमर क्या करेगा? इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। स्टेज 3 में क्या करता है? इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, यानी जितने भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं अब उनको इवैल्यूएट करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, ठीक। अब एक चीज और है, डिफरेंट प्रोडक्ट को हम इवैल्यूएट करते हैं डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा है द फीचर ऑफ इंटरेस्ट टू बायर वेरीज बाय प्रोडक्ट, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं कंपैरिजन के। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं लैपटॉप मुझे खरीदना है, एडवांस लैपटॉप खरीदना है, तो अगर मैं जब इवैल्यूएशन करूंगी डिफरेंट लैपटॉप का, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एचपी का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप, ठीक है, मैं अगर इनको कंपेयर करूंगी तो कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए? तो क्या क्या बेसिस हो सकते हैं? अब ये अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं। जैसे लैपटॉप को कंपेयर करना है तो शायद मैं कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी, टच स्क्रीन है कि नहीं, वारंटी है कि नहीं, थोड़ा सा कलर, साउंड, ये सब भी देखूंगी, प्राइस क्या है ये भी देखूंगी। तो लैपटॉप को कंपेयर करने के ये सब बेसिस हो सकते हैं। अगर कुछ कैमरा मैं खरीद रही हूँ तो कैमरा को कंपेयर करने के क्या क्या बेसिस हो सकते हैं? पिक्चर की शार्पनेस क्या है, कैमरे की स्पीड क्या है, कैमरे की मेमोरी क्या है, कैमरे की साइज क्या है, प्राइस क्या है, ये सब बेसिस हो सकते हैं। या सपोज करिए मुझे कहीं घूमने जाना है, कुछ होटल बुक करना है, तो अगर मुझे डिफरेंट जो ऑल्टरनेटिव है उनको इवेल्युएट करना है तो मैं किन बेसिस पे कर सकती हूँ? होटल की लोकेशन क्या है, होटल में क्लीनलीनेस कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, प्राइस कैसा है, अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे इनको इवेल्युएट कर सकती हूँ। तो ये हुआ तीसरा स्टेप, बाइंग प्रोसेस का तीसरा स्टेप, ठीक। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप नीड रिकॉग्नाइज करना या प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा, फिर मैं इंफॉर्मेशन को सर्च करूंगी। तीसरा, फिर जितने भी ऑल्टरनेटिव है उनको इवेल्युएट करूंगी, ठीक। इसके बाद आता है चौथा स्टेप, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब सितंबर 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय फर्स्ट चैनल एंड दिस इज माय सेकंड चैनल। और एक बात और है, ये अभी तक है,
अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। अभी तक मैं अपने चैनल पे 24 सब्जेक्ट ऐड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो भी बता दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताती हूँ आपको स्टेज 4। स्टेज 4 पे फाइनली मैंने इवैल्यूएशन कर लिया। अब जब कंज्यूमर इवैल्यूएशन कर रहा होता है, जब कंज्यूमर एचपी का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप और आपका एप्पल का लैपटॉप, और मेरे पास कौन सा है, मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है, जब डिफरेंट जो है लैपटॉप को कंपेयर कर रहा होता है ना, तभी कंज्यूमर के माइंड में कुछ प्रेफरेंस वहीं से क्रिएट हो जाती है। जब हम डिफरेंट कंपनी के लैपटॉप वगैरह को अगर एनालाइज कर रहे होते हैं तो वहीं से थोड़ा सा नहीं प्रेफरेंस हमारे मन में क्रिएट हो जाती है कि कौन सा लैपटॉप सही है। तो उसी के बेसिस पे हम लेते हैं परचेज डिसीजन। तो स्टेज 4 क्या है, तो पिछले देखिए मैं लिखा है इन लास्ट स्टेज, पिछली जो स्टेज थी इवैल्यूएशन स्टेज पे, कंज्यूमर फॉर्म प्रेफरेंस अमंग द ब्रांड इन द चॉइस सेट। तो वहीं पे कंज्यूमर जो है प्रेफरेंस मतलब वो कर लेता है कि कौन सा सही है। इन टेकिंग अ परचेज डिसीजन, अब जब मैं परचेज का डिसीजन लूंगी, ये जो स्टेज 4 है जिसमें अब मुझे डिसीजन लेना है लैपटॉप खरीदने का, एग्जाम्पल है लैपटॉप केवल, ठीक है। अब ये जो स्टेज 4 है जिसमें मुझे डिसीजन लेना है लैपटॉप को खरीदने का, तो अब इसमें 5 सब डिसीजन है। इस इंपॉर्टेंट डिसीजन के अंदर 5 सब डिसीजन है। और वो 5 सब डिसीजन क्या है, सबसे पहला है कि कौन से ब्रांड का मैं खरीदूंगी, ठीक। दूसरा किस डीलर से खरीदूंगी, जैसे ब्रांड सपोज करिए मैं एग्जांपल है मैं लेनोवो का खरीदूंगी, मैंने ये डिसाइड किया। अब मैं किस डीलर से खरीदूंगी, क्या मैं रिलायंस से खरीदूंगी, या एक और शॉप है मुझे नाम नहीं याद आ रहा यहाँ पे जैसे ग्रेटर नोएडा में, तो मैं किस मतलब डीलर के शोरूम से खरीदूंगी, ठीक, वो मैं डिसाइड करूंगी। उसके बाद मैं क्या डिसाइड करूंगी, क्वांटिटी, मुझे कितने लैपटॉप खरीदने हैं। अगला टाइमिंग, मैं कब खरीदूंगी, वीकडेज में खरीदूंगी, वीकेंड में खरीदूंगी, या अभी फेस्टिवल टाइम आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो जब उस समय थोड़े ऑफर्स चल रहे हो दशहरा दिवाली के आसपास, मैं तब खरीदूंगी, तो टाइमिंग डिसाइड करूंगी। एंड उसके बाद पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड मतलब कैश पे खरीदूंगी कि क्रेडिट कार्ड पे खरीदूंगी, ठीक है। तो परचेज डिसीजन के अंदर ये 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन आते हैं, सब डिसीजन आते हैं जो कंज्यूमर लेता है। ब्रांड कौन सा होगा, डीलर क्या होगा, क्वांटिटी, टाइमिंग एंड पेमेंट मेथड, ठीक। अब एक बात और है, जो एवरीडे प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली हमारे घर की ग्रोसरी या बाकी चीजें जो एवरीडे प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें इतना डिसीजन नहीं लेना होता है, उसमें इतना इवैल्यूएशन नहीं करना होता है। लेकिन इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हैं, अगर सपोज करो मैं टीवी खरीद रही हूँ, फ्रिज खरीद रही हूँ, लैपटॉप खरीद रही हूँ, मोबाइल खरीद रही हूँ, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट है ना, उनमें थोड़ा सा ये पांचों स्टेज फॉलो होती है, ठीक। मैंने बताया था ना, जब मैं अगर घर की कोई ग्रोसरी खरीद रही हूँ तो मैं इतना वेंडर और पेमेंट मेथड ये सब इतना नहीं सोचा जाएगा, बट इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है उनके लिए पांचों स्टेप फॉलो होंगे। तो ये था स्टेज 4। अब आ जाइए स्टेज 5 पे। स्टेज 5 मैंने सामान खरीद लिया, मैंने लैपटॉप खरीद लिया, अब इसके बाद क्या होगा, स्टेज 5 आएगी। स्टेज 5 मतलब पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज यानी परचेज करने के बाद का बिहेवियर। तो ये जो मार्केटर है, जो कंपनी है, उसका काम यहीं पे नहीं खत्म हो जाता है कि सामान कंज्यूमर ने खरीद लिया अब कंपनी का काम खत्म, ऐसा नहीं है। अगर आज के कॉम्पिटिटिव मतलब इन्वायरमेंट में अगर कोई कंपनी सरवाइव करना चाहती है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल वहां पे खत्म नहीं हुई कि कंपनी का सामान कंज्यूमर ने खरीद लिया, बस यहीं पे उसकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हुई। उसके बाद भी जो मार्केटर है वो मॉनिटर करता रहता है। कंज्यूमर के पास जो कंपनी है उसने लैपटॉप बेचा है मुझे, तो कंपनी को मॉनिटर करते रहना होता है कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन। देखिए क्या है पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी खरीदने के बाद मेरा बिहेवियर कैसा है, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं कि नहीं हूं, ठीक है। मेरे पोस्ट परचेज एक्शन क्या है, मेरा पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूज क्या है, तो उसको भी मार्केटर मॉनिटर करता रहता है और करना चाहिए, तभी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो कंपनी सरवाइव कर पाएगी। एंड तभी मैं दोबारा अगर मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना हो तो तभी मैं दोबारा फिर से इसी कंपनी के पास तभी जाऊंगी अगर मैं सेटिस्फाइड होंगी। तो इसीलिए जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है ना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए मैंने लिखा है कि मार्केटिंग का जॉब केवल यहीं पे नहीं खत्म हो जाता जब परचेज कर लिया है प्रोडक्ट कंज्यूमर ने। मार्केटर को बहुत जरूरी है कि वो मॉनिटर करता रहे
पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन, यानी खरीदने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फाइड है कि नहीं। पोस्ट परचेज एक्शन एंड पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूज को भी मॉनिटर करता रहे। सबसे पहले अब तीनों पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन। पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है? देखिए, हम कब सेटिस्फाइड होते हैं? जब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है एंड उस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो मैच कर जाए तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं ना। हमने जैसा सामान सोचा था, हमारी जैसी एक्सपेक्टेशन थी एंड वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस वैसी ही है, अगर ये मैच कर जाए तो क्या होगा? हम सेटिस्फाइड होंगे, एज अ कंज्यूमर मैं सेटिस्फाइड होंगी। लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कम मिली परफॉर्मेंस तो क्या होगा? मैं डिससेटिस्फाइड होंगी एज अ कंज्यूमर। तो वही लिखा है, परफॉर्मेंस अगर फॉल करती है शॉर्ट एक्सपेक्टेशन से तो कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड होगा। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकल गया, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से ये जो परफॉर्मेंस है वो अगर एक्सीड कर गई एक्सपेक्टेशन से तो कंज्यूमर क्या होगा? डिलाइटफुल, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। एंड यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्रिएट करता है, इसी के कारण कंज्यूमर फिर से प्रोडक्ट को रीपरचेज करता है। मैं दोबारा कोई प्रोडक्ट इसी मतलब तभी खरीदूंगी जब मैं क्या होंगी? डिलाइटफुल होंगी उस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन। देखिए मैं लिखा है, दीज फीलिंग मेक्स अ डिफरेंस इन वेदर द कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट अगेन, यानी क्या कंज्यूमर फिर से प्रोडक्ट को बाय करेगा, इस चीज के लिए बाय करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंज्यूमर जो है सेटिस्फाइड है कि नहीं है, वो क्या डिसअपॉइंटेड है, वो सेटिस्फाइड है कि या वो डिलाइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है। ठीक, अगर मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरा डेल कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर सपोज करिए मैंने कोई सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदा, एग्जाम्पल है सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदा। अगर सैमसंग की टीवी अच्छी निकल गई है तो शायद मेरे मन में ये नहीं इमेज बन जाएगी कि सैमसंग के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। टीवी अच्छी निकल गई तो शायद मैं वॉशिंग मशीन भी सैमसंग की खरीदूंगी, शायद मैं फ्रिज भी सैमसंग का ले लूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, अगर सेटिस्फाइड डिलाइटफुल होगा ना तो वो आगे भी रीपरचेज करेगा प्रोडक्ट को। ठीक, फिर दूसरा इसमें क्या था? पोस्ट परचेज एक्शन। तो एक सेटिस्फाइड जो कंज्यूमर होता है ना वो नॉर्मली क्या होता है? रिपीट बायर होता है, वो बार बार सामान खरीदता है। ठीक है, एंड वो अच्छी बातें बताता है प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को। इवन ये कहा जाता है कि जो बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है ना वो क्या है? एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर। एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर जो है सबसे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर फिर से सामान खरीदेगा एंड एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर ही प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें बाकी लोगों को बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट परचेज एक्शन। एंड लास्ट वन इज पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूज। पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूज का क्या मतलब है कि मार्केटर को यह भी मॉनिटर करने की जरूरत है कि बायर किस तरीके से यूज कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्पोज कर रहा है, बेसिकली उसका कंजप्शन पैटर्न कैसा है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, जो सेल्स फ्रीक्वेंसी है वो किस बात पे डिपेंड करती है? कंजप्शन पैटर्न, यानी कितनी जल्दी हम जाके फिर से सामान खरीदेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं लिखा है, मोर क्विकली बायर कंज्यूम अ प्रोडक्ट, यानी जितनी जल्दी बायर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेगा उतनी जल्दी वो फिर से मार्केट पहुंच जाएगा उस सामान को रीपरचेज करने के लिए। एंड इसीलिए आजकल बहुत सारे जो प्रोडक्ट आते हैं, इसीलिए जो मार्केटर हैं वो अब कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब बहुत सारी कंपनीज, मतलब जो टूथ ब्रश का एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। टूथ ब्रश का एग्जाम्पल है कि कुछ कंपनीज हैं जो टूथ ब्रश में कलर इंडिकेटर, जो टूथ ब्रश होता है पेस्ट वो ब्रश करने वाला, उसमें कलर इंडिकेटर्स के साथ आने लगा है, जिसमें क्या होता है जो ब्रिसल्स होती है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब वो टूथब्रश जो होता है अगर वॉर्न आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना, तो उसका एक इंडिकेटर क्या है कि उसके जो ब्रिसल्स है ना वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि अब ये जो टूथब्रश है ये यूज के लायक नहीं है, अब हमें रिप्लेस करने की जरूरत है। तो वो फिर से रीपरचेज करेगा उसको। तो ये क्या है, यानी कंपनी को मॉनिटर करने की जरूरत है कि बायर आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज कर रहा है। एंड अगर उसको नॉलेज नहीं है इस बात की तो ये मार्केटर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये बात समझाए। एक और एग्जाम्पल है टूथपेस्ट का। नॉर्मली लोग एक टाइम ब्रश करते हैं, वैसे तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, बट अगर कुछ लोग नहीं भी इस बात को फॉलो करते हैं तो टूथपेस्ट की कंपनीज भी इस बात को प्रमोट करती है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह एक बार रात को सोने से पहले। ठीक, तो इससे क्या है, कंजप्शन रेट भी तो बढ़ेगा। अगर टूथपेस्ट 2 बार ब्रश किया जाएगा तो कंजप्शन रेट भी बढ़ेगा।
एंड कंजप्शन रेट बढ़ेगा तो फिर से मार्केटर कंपनी मतलब मार्केटर फिर से मार्केट पहुंचेगा उस सामान को रीपरचेज करने के लिए। ठीक, तो ये भी एक मार्केटिंग का वो है कि पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूज, यानी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज कर रहा है, तो उसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करना कंपनी का काम होता है, मार्केटर का काम होता है, अगर वो चाहती है कि कंज्यूमर फिर से उसके पास सामान खरीदने के लिए आए। राइट, तो ये थे 5, ये था 5 स्टेज मॉडल, इसको 5 स्टेज मॉडल भी कहते हैं। एंड दिस इज द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ये बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, सिंपल से 5 स्टेप हैं। एग्जाम में आए तो ये 5 स्टेप डिटेल में लिखना है, प्लस इस तरीके से ये डायग्राम भी बनाइएगा, फ्लो चार्ट भी बनाइएगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करना, फिर ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करना, उसके बाद डिसीजन लेना, देन पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ये 5 सिंपल से स्टेप होते हैं। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, एंड अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।